हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो यानी कि टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है यानी कि एसएसटी वाला सामाजिक विज्ञान का, उस एग्ज़ाम में जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका जो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, वो हम करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को देखेंगे आज हम। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उनमें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, साथ ही साथ किस टाइप से होता है तो ये बताया जाएगा। यानी कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है। यहाँ इसमें जो है हम समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो चीज़ें पूछी जाती है वो देखी जाएगी और बाकी जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे हम WW1 से भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है और ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इनके रीज़न भी देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। द ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा युद्ध। अगर देखा जाए, इसका जो नाम है बाद में प्रथम विश्व युद्ध रखा गया था, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो युद्ध हो रहा है, यूरोप के जो देश थे, अगर देखा जाए केवल और केवल जो यूरोप है वो इंक्लूड नहीं हुआ था इस युद्ध में। पूरा का पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है वो इंक्लूड हो गए थे। क्यों हो गए थे? यूरोप के जो देश हैं वो क्या, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गए, ये सारे के सारे, जर्मनी हो गया, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, इनकी कॉलोनीज थी, यानी कि इनके जो औपनिवेशिक देश थे उनको भी इन्होंने इनमें इंक्लूड कर लिया था। कैसे किया था? पूरी तरीके से नहीं किया था। उनकी जो सेना है उसे क्या है, वहाँ पर भेजा जाता था। जैसे कि अगर ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेकर चले हम, तो ब्रिटेन आप सभी को पता होगा भारत को गुलामी में रखने वाला जो ब्रिटेन है, क्योंकि कॉलोनी जो ब्रिटेन की कॉलोनी क्या है, पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में थी। 25% तक ब्रिटेन की कॉलोनीज थी पूरे विश्व में। ठीक है, उसमें से भारत भी एक था, ठीक है, इंडिया भी एक था। तो इंडिया के जो सैनिक हैं उन्हें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में भेजा जाता था, और इतनी अधिक मात्रा में भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए, जितना क्या है ब्रिटिश की खुद की सेना भी नहीं जाती थी। आपको ये ध्यान रखना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से इंडिया के सैनिकों को इन्वॉल्व किया गया था, इसी तरीके से बाकी विश्व में जिसकी भी कॉलोनी होती थी उनके सैनिकों का प्रयोग किया जाता था। सैनिकों का, धन का, हर किसी चीज़ का। और उसका जो प्रभाव है, ये हम ये नहीं कह सकते केवल और केवल क्या है ब्रिटेन पे पड़ा। उसका जो प्रभाव है केवल और केवल उन देशों पर पड़ा, जैसे कि मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र, केवल इन देशों पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे विश्व में पड़ा। क्योंकि अगर यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल लूँगी ब्रिटेन और भारत का, तो ब्रिटेन की जो कॉलोनी भारत है, यानी कि हम, तो उसमें क्या किया था, ब्रिटेन ने सैनिकों को लेकर गए, इन्वॉल्व किया, और उसके बाद धन जो है वो लिया, और इस तरीके से जो संसाधन है उनका प्रयोग किया। तो इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा देखा जाए तो जो इंडिया है उसे क्या है, उसकी इंडिया जो है उसका जो संसाधन है, उसका जो धन है, उसका प्रयोग किया जा रहा था, उसकी संपदा का प्रयोग किया जा रहा था। तो जिससे क्या हुआ, जो इंडिया की आर्थिक व्यवस्था है वो भी क्या, बहुत ज़्यादा डाउन होती चलेगी, बहुत ज़्यादा कम होती चलेगी। यहाँ पर हमने ब्रिटेन और इंडिया का एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से बाकी सब भी क्या है, जो विश्व में जितने भी देश थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे, उनकी जो कॉलोनी थी उनके साथ ऐसा ही हुआ था, उनकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। तो देखा जाए, इसका प्रभाव केवल और केवल मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र पर न पड़ के पूरे विश्व पर पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, द ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो युद्ध है, ये माना गया था ये युद्ध के बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चला। कितने टाइम तक चला? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई थी, यानी कि 28 जो जुलाई थी 1914 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 11 नवंबर 1918 में जाके समाप्त हुआ था। माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है, यानी कि बहुत सारी जो तकनीकी हैं वो निकाल ली गई हैं, तो उनके कारण क्या होगा, जो ये युद्ध होगा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, बिल्कुल विपरीत हुआ। ये जो वॉर है ये 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। ये आपको पूरा डिटेल में याद रखना है, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका यहाँ से। तो इसलिए क्या है, इसे द ग्रेट वॉर कहा जाने लगा। अब देखिए, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी कि ये जो युद्ध होगा ये सभी युद्धों को समाप्त कर देगा, यानी कि विश्व में जितने भी युद्ध होने वाले हैं उन सबको समाप्त कर देगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा, ऐसा कहा जा रहा था। तो इसलिए क्योंकि जब तक क्या है, ये माना जा रहा था कि ये इतना लंबा युद्ध हुआ है, ये इतना बड़ा युद्ध होगा कि अब क्या है, अब जितने भी जो युद्ध हैं अब वापस दोबारा से नहीं होंगे। पर इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। हमने देखा, हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था।
तो ये भी गलत साबित हुआ। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है केवल और केवल जो मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, वो प्रभावित नहीं हुए, बल्कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो इससे प्रभावित हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से देखा जाए, चाहे वो इन्वॉल्व किया गया हो, सैनिक तौर पर इन्वॉल्व किया गया हो, तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये ग्लोबल वॉर था, यानी कि वैश्विक युद्ध था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पर मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि अलायंस जो कंट्री थी वो कौन सी थी और सेंटर कंट्री आपकी कौन सी थी जो ये युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मित्र जो राष्ट्र था उसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। आपको पता होगा जो यूएसए है, मैं आपको बता दूं, जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है, वो स्टार्टिंग से इस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था। अमेरिका क्या है, इससे दूर रह रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि यूरोप का युद्ध है, अपने आप सुलझाएंगे, हम नहीं, इसमें हम बीच में नहीं आएंगे। पर जब क्या है, जर्मनी ने मैक्सिको से गुपचुप बातचीत की कि यूएसए पर क्या आक्रमण किया जाएगा, तो ये बात क्या है यूएसए को पता चल गई। इसको लेकर यूएसए क्या है, युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और यूएसए ने कहा कि मैं इससे कोई भी लाभ नहीं उठाऊंगा, यानी कि युद्ध जीत गया तो कोई लाभ नहीं उठाऊंगा, पर ये जो कॉलोनीज वगैरह है इसका सपोर्ट भी नहीं करूंगा, उपनिवेशवाद का सपोर्ट भी नहीं करूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आगे चल के इसी के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो यूएसए कब शामिल हुआ था युद्ध में? 1917 में शामिल हुआ था और 1918 तक शामिल रहा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि 1918 में जाकर ये जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था। और जो यूएसए ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था, बहुत अधिक मात्रा में सैनिक सामान था, वो बहुत अधिक मात्रा में यूएसए ने क्या किया था, सप्लाई किया था, यानी कि बहुत लाभ कमाया था यूएसए ने इस युद्ध से। अब देखिए, जो जापान है वो भी क्या है, मित्र राष्ट्र में था, तो ये नाम याद रखना है। और इटली क्या है, इटली ने भी पहले क्या किया था, इटली कह रहा था कि मैं कहूँ मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। अब उसके बारे में थोड़ा सा और आगे जाकर देखेंगे हम, क्योंकि जो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी है उसके साथ इटली का क्या है, एक त्रिगुट हो गया था, 3 गुट बन गए थे, तो उसमें इटली शामिल था। और उसमें क्या था कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो हम क्या एक दूसरे की सहायता देंगे। परंतु इटली ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे ऊपर युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी दूसरों पर युद्ध कर रहा है, तो अब यहाँ पर मैं साथ नहीं दूंगा। तो इसलिए इटली ने ध्रुवीय राष्ट्र, जहाँ पर जर्मनी शामिल है, ऑस्ट्रिया शामिल है, वहाँ पर क्या है, इटली शामिल नहीं हुआ, बल्कि इटली क्या है, मित्र राष्ट्र में जाकर शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इटली भी ऐड कर लीजिएगा। अब जो ध्रुवीय राष्ट्र है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों एक थे, अब अलग अलग हो गए हैं, आपको पता होगा। अब जो ओटोमन साम्राज्य है वो भी इसी के अंतर्गत था। ओटोमन साम्राज्य आज का अगर तुर्की देखा जाए तो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। अब इसके बारे में थोड़ा और मैप से हम अच्छे से समझ लेंगे, तो मैप देखकर चलेंगे, मैप से हमें बातें याद रहती हैं। जैसे कि हम मैप देख रहे थे, तो मैप में देखिए जो ये अलायंस है, यानी कि जो मित्र राष्ट्र है, वो आपको येलो कलर में दिखाई देगा। जो जर्मनी है वो, और जो सेंट्रल पावर्स यानी कि जो ध्रुवीय राष्ट्र है वो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखिए, जैसे कि जो फ्रांस है वो क्या है, मित्र राष्ट्र में था। रशिया जो है वो मित्र राष्ट्र में था। जो इटली है, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या था, वो मित्र राष्ट्र में था। और इस साथ जो ग्रेट ब्रिटेन है वो मित्र राष्ट्र में था। जापान जो है वो मित्र राष्ट्र में था। तो कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जर्मनी है, जर्मनी जो है वो आपका ध्रुवीय राष्ट्र में था, यानी कि जो सेंट्रल पावर है उसमें था। उसके नीचे ही जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो इसके अंदर था। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओटोमन जो साम्राज्य यानी कि ओटोमन जो एम्पायर है वो यहाँ पर नीचे है। तो ये जर्मनी, ये 3 ही जो थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो कुछ ये आते हैं ये अलग थे, ये आपके जो मित्र राष्ट्र में थे। जो इम्पोर्टेंट जो मित्र राष्ट्र के हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से था ये। अब अगर जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके पृष्ठभूमि की बात की जाए, यानी कैसे शुरुआत हुई थी उसकी बात की जाए, तो उसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम जर्मनी की लेकर चले, तो जर्मनी में क्या था, उस टाइम पर जर्मनी में 19वीं सदी आई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, 19वीं सदी के जो बीच में जो विदेशी नीति है वो जर्मनी ने अपनी आक्रामक बना ली थी। और जर्मनी के अंदर क्या आ गया था, अब उसे क्या करना है, साम्राज्य विस्तार करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करना है। जैसे कि जो ब्रिटेन है उसने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी बहुत अधिक मात्रा में पूरे विश्व में। इसी तरीके से जर्मनी भी चाहता था अब वो भी क्या करे, साम्राज्य विस्तार करे। और इसके लिए अगर कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, तो उनका एक ही ये उनके बीच में ये फैल गया था कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, वॉर ही करना पड़ता है, युद्ध ही करना पड़ता है। अब देखिए, जो 1990 ईस्वी में जर्मनी की जो नौसेना है वो भी उन्होंने क्या की, बहुत ज़्यादा अपनी मजबूत बना ली कि अब जो है वॉर करना पड़ेगा। तो जो विदेश नीति वो भी मजबूत होनी चाहिए, जो
नौसेना है वो भी मजबूत होनी चाहिए। और औपनिवेशिक विस्तार के कारण क्या है, इंग्लैंड उसका शत्रु बनता गया, दुश्मन बनता गया। क्यों बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिटेन का क्या था, यानी कि इंग्लैंड का 25% तक क्या था, कॉलोनीज थी पूरे विश्व में। तो इसलिए अब जो इंग्लैंड है उसकी कॉलोनीज को अगर जर्मनी छीनेगा तो उसके लिए वो क्या है, वो शत्रु बनता चला जाएगा उसका। तो यही हुआ। और इसके बाद जो थोड़ा थोड़ा जो युद्ध होने की जो संभावना है वो प्रकट होनी शुरू हो गई। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड क्या है, सैन्य सुरक्षा हेतु उसने क्या किया, 1904 में जापान के साथ क्या किया, उसने संधि की थी। तो आपको ध्यान रखना है 1904 में तो जापान के साथ की थी। और 1907 की बात की जाए तो उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस और रूस के साथ क्या की, एक संधि कर ली। तो ये जो संधियाँ हो रही थी गुपचुप हो रही थी, यानी किसी को पता नहीं चलता था और ये आपस में संधियाँ कर लेते थे, किसी दूसरे जो देश है उसको भनक नहीं लगने देते थे। तो ये जो तीन जो गुटों की, यानी कि फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की 1907 में, आपको ध्यान रखना 1907 में जो ये तीन जो ये गुट थे इनकी जो संधि हुई इनके बीच में, इसे कहा जाता है त्रिवर्ग मैत्री। आपको ध्यान रखना है। और ये जो त्रिवर्ग मैत्री है ये क्यों की गई थी इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि फ्रांस, तो जर्मनी ने क्या किया था, अपनी त्रिगुट जो संधि है वो बनाई हुई थी। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीन जनों की 1882 में क्या हुआ था, त्रिगुट संधि हुई थी। इसी को लेकर इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि अगर बाई चांस ये हमारे ऊपर आक्रमण करते तो हमारे पास भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया 1904 में, क्योंकि बाद में बनाई गई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1907 में, क्योंकि बाद में बनाई गई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1907 में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की एक त्रिवर्ग मैत्री की जो संधि है वो कर ली थी। अब इसे हम जो है थोड़ा मैप में समझ लेते हैं, ये जो त्रिवर्ग और ये जो त्रिगुट है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली है। इन तीनों ने 1882 में क्या किया था, एक जो संधि है यानी कि त्रिगुट जो संधि है वो बना ली थी। और इसी के बदला लेने के लिए जो फ्रांस, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया ये पूरा का पूरा, और ये रशिया, इन्होंने क्या किया 1907 में क्या किया, संधि बनाई, संधि की और उसका नाम रखा त्रिवर्ग मैत्री। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन शामिल थे ये भी ध्यान रखना है। आगे चलकर इसी के कारण क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था। अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल पास पास हैं। तो 1870 में क्या किया था, जो जर्मनी का एक जो क्षेत्र है प्रशा, उसने क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण कर लिया था। और फ्रांस का जो एक क्षेत्र महत्वपूर्ण, जहाँ पर खनिज जो क्षेत्र था वो महत्वपूर्ण था फ्रांस के लिए, और उसे क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। वो क्षेत्र था एल्सन लोरेन। तो देखते हैं वो कहाँ पर था और किस प्रकार से था, जिसके कारण क्या हुआ, आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की संभावना रही। और हमेशा जर्मनी को डर रहता था कभी जो फ्रांस है वो मुझ पर आक्रमण ना कर दे, इस क्षेत्र को उसने छीन लिया था। इसलिए उसने क्या किया था, ये त्रिगुट जो संधि थी वो कर ली थी कि अगर फ्रांस मुझ पर हमला करेगा तो हम तीनों क्या है एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रांस है और यहाँ पर ये जर्मनी है। इसके बीच का जो ये आपको रेड कलर का ये जो एरिया दिख रहा है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जोड़ने वाला जो रेड कलर का एरिया है, यही था एलेंस लोरेन, यही था ये क्षेत्र। और इस पर क्या जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। अब जर्मनी क्या डायरेक्ट क्या कर सकता था, यहाँ से फ्रांस पर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। तो इसलिए फ्रांस को हमेशा डर रहता था कि कभी ऐसा ना कर दे, और जर्मनी को डर रहता था कभी फ्रांस क्या है उस क्षेत्र को लेने के लिए हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अब अगर रूस को देखा जाए तो रूस में क्या था, ये हम सारे के सारे जो यूरोपीय क्षेत्र हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो जो रूस था, तो रूस में क्या था, क्षेत्र विस्तार हेतु क्या किया, रूस चाहता था कि उसका भी क्षेत्र विस्तार हो, क्योंकि साम्राज्यवाद, उस टाइम पर जो साम्राज्यवाद है वो चल रहा था कि अपने क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो जो रूस है वो भी क्षेत्र विस्तार चाहता था, और वो क्या चाहता था कि जो पूर्वी यूरोप है उसका जो क्षेत्र, बाल्कन जो क्षेत्र है वो उसके पास आ जाए। क्यों चाहता था ऐसा, रूस में भी स्लाव जाति थी, यानी कि स्लाव बोलने वाले थे, और जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें भी वही थे ज़्यादातर। तो इसलिए रूस चाहता था कि जो बाल्कन क्षेत्र है वो हमारे अंदर आ जाए। परंतु इस जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसका प्रभाव रहता था, यानी कि उसके पास में था। बिल्कुल आपने देखा यहाँ पर ये जर्मनी है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, और उसके नीचे ही यहाँ पर क्या बाल्कन जो क्षेत्र अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, कुछ क्षेत्र आज़ाद हो चुके हैं ऑस्ट्रिया हंगरी से, तो वो थे। अब वो अलग अलग थे, छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, बाल्कन क्षेत्र। तो इसलिए उन्हें हमेशा ये डर रहता था बाल्कन क्षेत्र को कि कभी रूस हमें क्या है मजबूरन अपने अंदर शामिल ना कर ले, या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल ना कर ले। तो इसलिए बाल्कन क्षेत्र के अंदर उस टाइम पर क्या होता है, राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था कि हमें क्या है, हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, यानी कि जितने भी बाल्कन क्षेत्र अलग अलग हैं उन्हें क्या है मिलकर एक राष्ट्रीय जो राष्ट्र है उसका निर्माण करना है। तो ये रहता था। तो एक बार बाल्कन क्षेत्र की तरफ हम देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, इसके नीचे बोस्निया, ठीक है, ये था, और यहाँ पर ये जो सर्बिया है और ये रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे क्या थे, ये बाल्कन क्षेत्र थे। ये जो ये हिस्सा है बाल्कन क्षेत्र था। और बोस्निया जो था वो क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी में था। ये भी आज़ाद होना चाहता था। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जब हम तत्कालिक कारण देखेंगे तो उसमें देखेंगे बोस्निया है उसने किस प्रकार से जो विश्व युद्ध है उसे प्रारंभ करने में मजबूर ही कर दिया। अब जो सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो क्षेत्र थे ये बाल्कन क्षेत्र थे और अपना एक अलग जो राष्ट्र है उसका निर्माण करना चाहते थे। तो राष्ट्र भावना बहुत अधिक मात्रा में उभर गई थी इन क्षेत्रों के अंदर। पर जो ये क्षेत्र थे इन पर क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि इन्हें हम अपने अंदर शामिल कर ले दोबारा से, और जो रूस है वो चाहता था कि ये हमारे अंदर शामिल हो जाए। ऑटोमन साम्राज्य जो यहाँ पर था वो चाहता था कि ये हमारे अंदर शामिल हो जाए। तो देखा जाए जो बीच का जो बाल्कन क्षेत्र है इस पर क्या है, हमेशा युद्ध का जो संकट है वो गहराता रहता था और हुआ भी था। 3 छोटे छोटे बाल्कन जो युद्ध हैं वो हुए थे, बाल्कन क्षेत्र में युद्ध हुए थे। एक ऑस्ट्रिया हंगरी ने किया था, एक रशिया ने किया था, एक ऑटोमन साम्राज्य ने किया था। पर जो ये सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के तौर पर हुआ, और किस प्रकार से हुआ वो हम अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। अब हम देखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके कारण क्या रहे, क्यों हुआ ये प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। तो इसमें देखिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जैसे मैंने आपको बताया, जो साम्राज्यवाद है उसका विस्तार करने में, अपना क्षेत्र विस्तार करने की जो नीति थी उस टाइम पर चल गई थी। और आपको पता होगा जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटेन ने पूरे विश्व में बहुत अधिक जो क्षेत्र था वो क्या, साम्राज्यवाद जो था उसका हो गया था, कॉलोनीज बनाई हुई थी उसने। तो ये जो क्षेत्र विस्तार है ये जो था ये एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। किस प्रकार से बना चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, 19वीं शताब्दी के आते आते 19वीं शताब्दी में जो पूरा यूरोप है, ज़्यादातर यूरोप के जितने देश है वो साम्राज्यवादी जो विस्तार है वो कर चुके थे। परंतु जो बिस्मार्क की नीति के कारण जो जर्मनी है वो नहीं कर पाया था अपना साम्राज्य विस्तार, परंतु वो क्या चाहता था, अब करना चाहता था, 19वीं शताब्दी में करना चाहता था अपना साम्राज्य विस्तार। और इसके लिए एक जरिया माना जाता था युद्ध करना। इसके कारण तो ये जैसे कि आपको पता होगा, जर्मनी फ्रांस पर जब आक्रमण किया तो जो एल्सन लोरेंस वाला जो एरिया है वो ले लिया था। तो ये साम्राज्य विस्तारित तो किया जा रहा था। अब देखिए जो कूटनीतिक संधियाँ, जैसे मैंने आपको बताया जो ये संधियाँ हो रही थी, गुपचुप जो संधियाँ हो रही थी, अलायंसेस हो रही थी, तो ये भी एक कारण था। किस प्रकार से जो संधियाँ गुपचुप की जा रही थी इसके कारण क्या हो रहा था, और ये शुरुआत किसने की थी, जर्मनी का जो बिस्मार्क जो नेता था उसने क्या है इसकी शुरुआत की थी। गुपचुप जो ये कूटनीतिक जो संधियाँ हो रही थी उसकी शुरुआत की थी। और आपको जैसे मैंने बताया था, त्रिगुट जो संधि 1882 में जर्मनी के द्वारा की गई थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, 3 जने थे, इसलिए से त्रिगुट संधि 1882 कहा जाता है। अब जो त्रिवर्ग मैत्री 1907 है उसमें क्या है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये 3 हैं, इसलिए इसे भी क्या है त्रिवर्ग मैत्री संधि कहा जाता है 1907। और ये जो संधि की गई थी त्रिवर्ग मैत्री संधि, ये त्रिकूट संधि के विरोध में की गई थी, क्योंकि ये जो संधि है ये छुपके से कर ली गई थी, तो इसके विरोध में फ्रांस के द्वारा ये जो संधि करवाई गई थी। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो कूटनीतिक संधि है उसके कारण क्या हो रहा था, जो देश हैं उनके बीच में जो अलगाव है, यानी कि जो अलगपन जो है वो, जो अलगाव है, जो अलगपन है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ हमने यहाँ, और इसके बाद तो इसके कारण भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने की जो संभावना है वो भी और ज़्यादा मुखर होती चलेगी। अब जो सैन्यवाद है वो भी प्रमुख रहा है। कैसे रहा है सैन्यवाद, जैसे कि आपको पता होगा जो गुप्त संधियाँ की जा रही थी उनके कारण जो राष्ट्रों में अविश्वास की जो भावना थी वो उत्पन्न हो रही थी कि ये जो राष्ट्र वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, और दूसरा जो गुट समझ रहा था ये राष्ट्र हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये जो अविश्वास की भावना थी वो क्या हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। और इसके कारण क्या, जो ये राष्ट्र उस टाइम पर जो तकनीक है वो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी, जो गन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है निर्माण किया जा रहा था, और जो भी जो सैन्य वस्तुएं वो बनाई जा रही थी, बम वगैरह, तो इनके कारण क्या है जो युद्ध होने की संभावना है वो और भी ज़्यादा विकसित होती जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद। मोस्टली बस आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये समझने हैं, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वर्साई संधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो टॉपिक था वो त्रिकूट संधि और त्रिवर्ग संधि, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट और मिलेगा जो तत्कालिक कारण होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, फिर वर्साई संधि जो है पूरी की पूरी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे जाते हैं तो उसमें से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं अगर प्रथम विश्व युद्ध में से क्वेश्चन आए हुए हैं तो। अब देखिए जो उग्र राष्ट्रवाद है, यानी कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो उत्पन्न हो रही है, जिसमें मैंने आपको बताया बाल्कन राज्य जो था, बाल्कन क्षेत्र जो था उसमें भी क्या है राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी।
तो राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा देखी जाए तो उस विचारधारा देखी जाए तो उसमें क्या है, वस्त्र, भाषा, धर्म, संस्कृति या फिर जो क्षेत्र है वो क्या है एक समान होते थे, तो वहाँ पर क्या है जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उत्पन्न हो जाती थी। यानी कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे तो वो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते थे, तो ये चीज़ होती थी, कॉमन चीज़ देखी जाती थी। 1870 की बात की जाए तो उसके पश्चात क्या है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ज़्यादा पनपी। ये जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी उसने अपना जो एक पड़ाव किया वो क्या किया, युद्ध के रूप में देखा। यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको साबित करने का एक तरीका यही समझा जाता था कि युद्ध करके दिखाया जाए, युद्ध के बल पर क्या किया जा सकता है, अपने आप को साबित करके दिखाया जा सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन था? जर्मनी, रूस, बाल्कन के जो क्षेत्र हैं, पोलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं इसी चीज़ में लगे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उस टाइम पे जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है अभी वर्तमान में उसे, तो जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पर उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो क्या कर सके, इनकी पावर को कंट्रोल में कर सके। एक प्रयास किया गया था 1815 ईस्वी में, जो नेपोलियन की हार के बाद एक प्रयास किया गया था कि वियना सम्मेलन के दौरान एक प्रयास किया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे जन्म दिया जाए, उसे स्थापित किया जाए। तो वो क्या है वियना कांग्रेस के रूप में प्रयास किया गया था उस संस्था का, परंतु वो क्या 1825 तक क्या हो गई थी, वो समाप्त हो गई थी, वो नहीं चल पाई थी इतने लंबे टाइम तक। तो ये कारण रहा था अंतर्राष्ट्रीय संस्था न होने का। समाचार पत्र हैं उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है प्रथम विश्व युद्ध को करने में। तो समाचार पत्र यानी कि जो अखबार है उन्होंने किस प्रकार से निभाई? हर देश के जो अखबार होते थे वो क्या करते थे, दूसरे देशों के जो उनसे कटते थे जो देश, उनके बारे में जो आलोचनाएं हैं वो अपने अखबारों में करते थे। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो इंग्लैंड का जो अखबार होता था उसमें जर्मनी की आलोचना की जाती थी, और इंग्लैंड की जो राजा होते थे उसकी जो आलोचना है वो कहाँ पर, जर्मनी के अखबार में की जाती थी। इससे क्या हुआ, एक दूसरे के मन में, जो देश हैं उनके मन में क्या हुआ, एक दूसरे से जो बैर का भाव होता है वो उत्पन्न उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए जैसे मैंने आपको बाल्कन क्षेत्र के बारे में बताया था, तो बाल्कन क्षेत्र की जटिलता देखी जाए तो उसमें क्या है, तो त्रिवर्ग और त्रिगुट हैं उनमें क्या है आमने सामने आ गए थे, किस प्रकार से आए थे वो हम देखेंगे। तो जो रूस का जो स्लाव, जो मैंने आपको बताया, जो रूस की जो स्लाव जाति है वो क्या है बाल्कन क्षेत्र में भी था। तो रूस क्या चाहता था, मैं उसका संरक्षण करूँ, यानी कि रूस चाहता था कि जो बाल्कन क्षेत्र है वो मेरे में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया है वो चाहता था कि जो सर्ब आंदोलन है उसे दबा दिया जाए और दोबारा से क्या किया जाए, ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव है वो बाल्कन क्षेत्र में कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ जो बाल्कन क्षेत्र हैं वो क्या है आज़ाद हो गए थे, अलग हो गए थे ऑस्ट्रिया हंगरी से, तो वो चाहता था दोबारा से मुझ में शामिल हो जाए। तो दोनों तरफ से देखा जाए, रूस और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से क्या है बाल्कन क्षेत्र को जीतना चाहते थे, ये कारण रहा। और इसकी वजह से अगर देखा जाए बाल्कन क्षेत्र तो आज़ाद हुआ ही था, जो ऑस्ट्रिया के अंदर हमने जो बोस्निया देखा था वो भी क्या है इसके साथ जो और भी जो थे छोटे छोटे वो चाहते थे कि हम अलग हो जाएं इनसे, ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग हो जाएं। पर ऑस्ट्रिया हंगरी क्या है अपना प्रभाव जमाए हुआ था उनमें। एक बार हम मैप से समझ लेते हैं, फिर हम जो तत्कालिक कारण है वो हम पढ़ेंगे। जो बोस्निया है ये ऑस्ट्रिया हंगरी से, और ये हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होने चाहते थे, पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने अलग नहीं कर रहा था। तो जो सर्बिया है वो क्या है इनका साथ देना चाहता था कि इन्हें अलग कर लूँ मैं। तो जो बोस्निया है उसमें क्या हुआ, एक घटना हुई, बिल्कुल तत्कालिक कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। एक घटना हुई, पूरा का पूरा जो यूरोप है अगर देखा जाए वो एक बारूद की तरीके से है, वो भी हम देखेंगे। यानी कि छोटी सी चिंगारी फेंक दी जाएगी तो वहाँ पर क्या है आग लग जाएगी। तो वही काम किया यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के जो राजा बनने वाले थे यानी कि जो राजकुमार फर्डिनेंड है उनकी हत्या बोस्निया में कर दी गई, और ये माना गया बोस्निया की मदद कौन कर रहा था, सर्बिया कर रहा था। तो बोस्निया इतनी पास में है और यहाँ पर सर्बिया, तो सर्बिया इसकी मदद कर रहा था कि ये आज़ाद हो जाए। तो ये माना गया। तो इसी को लेकर ऑस्ट्रिया में इतना, क्योंकि अब एक राजा जो बनने वाला है उसकी मृत्यु की गई है, तो इसको लेकर उसकी हत्या की गई है, तो इसको लेकर हंगामा तो होने ही वाला था। तो यही हुआ यहाँ पर। इसी के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हो गई। अब देखिए तत्कालिक कारण की बात की जाए तो पूरा यूरोप, जैसे मैंने कहा, बारूद की तरीके से, यानी कि थोड़ी सी चिंगारी फेंकी जाएगी तो वहाँ पर क्या है आग लग जाएगी। वही काम किया, आग लगाने का काम किया। 28 जून की जो घटना है, 28 जून 1914 की घटना, उसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड है उनकी जो हत्या बोस्निया में कर दी गई। बोस्निया क्या है वही काम क्या किया, 28 जून 1914 की जो ऑस्ट्रिया की घटना हुई, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड है वो क्या है घूमने गए थे बोस्निया, यानी कि बोस्निया की राजधानी सेराजेवो
में घूमने गए थे, तो ये बोस्निया की राजधानी था, तो इसमें क्या हुआ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसके बाद जो है युद्ध जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि सर्बिया ने क्या किया, बोस्निया का साथ दिया इस चीज़ में, वो उसे सप्लाई कर रहा था, उसको साथ दे रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो ये जो साथ दिया गया, यहीं से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हो गई। अब जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर DSSS हो, KV हो या NVS हो, इसमें इसके डीप में नहीं पूछा जाता है किस देश ने कब जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपका पूछा जाएगा वो मेन अब जो है अब आपका स्टार्ट होने वाला है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसके परिणाम पूछे जाते हैं, क्या परिणाम हुए। इसके साथ साथ जो वर्साई संधि है वो पूछी जाती है, कि उसकी वर्साई संधि के बारे में पूछा जाएगा, वो भी हम देखेंगे। तो ये परिणाम, जैसे मैं आपको कहा था कि मैं साथ साथ बताते चलूँगी किस टाइप से पूछे जाते हैं, केवल और केवल हम वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्थिक परिणाम की बात की जाए तो इसमें क्या है, जब पूरा विश्व जो है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो, चाहे धुरी राष्ट्र हो, पूरा विश्व जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तो उससे क्या हुआ, धन संपदा जो है उसका विनाश हुआ था बहुत अधिक मात्रा में। अगर युद्ध होता है तो युद्ध ऐसे तो युद्ध नहीं हो जाता, उसमें जो सैन्य खर्च हो गया, अब जो सैनिक बीमार होते हैं उनको ठीक करवाना हो गया, जो सेना के लिए जो भी सामान होता है उसे सप्लाई करना, उसमें भी धन खर्च होना, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका विनाश हुआ था। और प्रतिदिन अगर देखा जाए, उस जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो हर दिन क्या है, अगर देखा जाए 40 से 44 तक, यानी कि 40 से लेकर 44 करोड़ तक का जो है वो जो धन है वो खर्च होता था। तो ये बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। इसके कारण क्या हुआ, मुद्रा की जो कीमत है वो गिरनी स्टार्ट हो गई। मुद्रा की कीमत कैसे गिरी, मुद्रा की कीमत गिरने का मतलब होता है, आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें क्या किया, यूरोप की जो दशा है वो बदल दी थी। जो महान शक्तियां बनी बैठी थी, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और वो क्या है, उनकी शक्ति कम हो गई। यहाँ पर मुद्रा की कीमत गिरने का मतलब यहाँ पर यही है कि उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है, जो ये शक्तियाँ थी, महान शक्तियाँ बन के बैठी थी, वो क्या कर रही थी, ऋण ले रही थी किसी से। यानी कि अगर उन्हें युद्ध चालू रखना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए क्या है, अपने पास जब खजाना खत्म हो जाता है तो हम ऋण लेते हैं। उसी तरीके से उन्होंने ऋण लिया, ऋण लेने के कारण क्या हुआ, उनके ऊपर उसे चुकाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त होता है तो उसके बाद वो क्या, बहुत अधिक मात्रा में जो मुद्रा है वो छापनी स्टार्ट कर देते हैं। जब मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में जो अर्थव्यवस्था है उसमें आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो कीमतें हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाती है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जब धन आपके पास ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, मार्केट में ज़्यादा क्या होती है, मांग होती है वस्तुओं की, तो प्राइस जो वस्तु जो है वो बहुत सीमित मात्रा में है। तो इसलिए क्या है, वस्तुओं की पूर्ति ना होने के कारण उनका जो प्राइस होता है वो क्या है, वो बढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसे कहा जाता है मुद्रा की कीमत का गिरना, और इससे क्या होता है, महंगाई जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन देशों में। अब देखिए, जो उद्योग और जो कारखाने हैं उनमें भी कमी आई, क्योंकि जब धन नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, और जो बेरोजगारी है उसमें भी वृद्धि हुई, भारी वृद्धि हुई। तो ये हुए थे आर्थिक परिणाम। अब हम सामाजिक परिणाम की बात करें तो सामाजिक जो परिणाम है उनकी बात करें तो उसमें क्या है, जो कार्य क्षेत्र, क्योंकि जो बहुत अधिक मात्रा में जो सैनिक के तौर पर जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए। तो अब जो महिलाएं हैं वो अपना घर चलाने के लिए जो है महिलाएं हैं वो क्या, कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने। तो बहुत अधिक मात्रा में जो महिलाएं हैं उनका क्या, कार्य क्षेत्र में प्रवेश शुरू हो गया इसके बाद। तो ये अच्छा काम हुआ था। अगर जातीय तथा नस्लीय कटुता जो देखी जाए वो भी कम होती चली गई, यानी कि जो जातीय और नस्लीय तौर पर एक दूसरे में भेद करते थे, तो सेना जो सैनिक के तौर पर सब एक साथ क्या है युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, उसमें भेद नहीं देखा जाता है कि ये कौन सी नस्ल का है, कौन सी जाति का है। तो ये जो भेद है वो बहुत कम होता चला गया, ये हुआ था इसमें परिणाम अच्छा। अगर देखा जाए, जो संक्रामक बीमारियां वो फैलनी स्टार्ट होगी, बहुत अधिक मात्रा में जो सैनिक है वो भेजे जाने के कारण एक साथ क्या है, वो एक जो खान के टाइप होता है उसके अंदर रहकर क्या करते थे, जो गोले बारूद हैं उनका प्रयोग करते थे। तो देखते हैं किस प्रकार से रहते थे, और उसके कारण क्या हुआ, जो संक्रमण बीमारी है, महामारी है, वो फैलनी स्टार्ट हो गई थी पूरे विश्व में। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक खान के टाइप होता क्या है, और यहाँ पर ये जो सैनिक है किस तरीके से छिप के बैठा हुआ है। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखिए तो हम जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, हानि हुई। कैसे हुई हानि, अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो युवा हैं वो क्या है, सेना में भर्ती कर दिए जाते थे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो जो शिक्षा है वो युवा ही लेते थे। तो जो शिक्षा यानी कि जो छात्र हैं उनकी कमी होगी, तो शिक्षा में हानि हुई बहुत ज़्यादा। उत्पादन जो नियंत्रण हेतु जो कारखानों का जो पूरा जो नियंत्रण है वो किसने ले लिया, सरकार ने ले लिया, क्योंकि अब जो है धन तो नहीं था, तो इसलिए जो उत्पादन नियंत्रण के लिए सरकार ने पूरे कारखाने जो हैं उन पर नियंत्रण कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके कारण क्या हुआ, जो समाजवादी विचारधारा है वो क्या हुई, वो डेवलप हुई, उसका विकास होना शुरू हो गया।
जो श्रमिक हैं उनकी कमी हो गई। कमी के कारण क्या है, जो श्रमिकों की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई। तो अगर श्रमिकों की मांग में वृद्धि होने स्टार्ट हो गई थी तो अब श्रमिकों के खुद की मांगे भी होंगी कि हमारी चीज़ें ये होनी चाहिए तभी हम काम करेंगे, तो ये चीज़ें हो गई थी। इसके कारण जो श्रमिक संगठन है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगर राजनीतिक परिणाम की बात की जाए तो यहाँ पर राजतंत्र का पतन हो गया था और लोकतंत्र क्या है उसका विकास हुआ था। किन किन में हुआ था, जैसे ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और जर्मनी, इन सब में क्या है लोकतंत्र का विकास हुआ था, राजतंत्र समाप्त हो गया था। इसके साथ साथ जो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, और फांसीवाद का उदय किसने किया, मुसोलिनी ने किया। तो ये आपका टॉपिक भी है, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में क्या है नाजीवाद, ये टॉपिक है आपका, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और जर्मनी में हिटलर के द्वारा क्या नाजीवाद का जो है विकास हो गया था। और इसके साथ साथ जब हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो नहीं थी, उसी के कारण क्या है युद्ध हुआ था, एक कारण ये भी रहा था। तो इसको देखते हुए लीग ऑफ नेशंस जो है उसका गठन किया गया, उसकी स्थापना की गई। अब यूएसए एक महाशक्ति के रूप में क्या है उभर कर सामने आए, क्योंकि हमने देखा कि जो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, उन्होंने क्या है अपना सब कुछ क्या है गंवा दिया इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और ये जो शक्तियाँ विश्व में महत्व रखती थी वो उनका जो महत्व बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जो यूएसए ने बहुत जो है इसमें बहुत चीज़ें कमाई है, जैसे कि देखा जाए सेना के लिए जो भी चीज़ें होती थी, गन्स वगैरह, वो सारी यूएसए सप्लाई होती थी। तो इससे जो प्रॉफिट जो है यूएसए को हुआ है प्रथम विश्व युद्ध से, इसके बाद वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये चीज़ें हुई इसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब हम देखेंगे वर्साई संधि। वर्साई संधि क्या थी, तो देखते हैं कि वर्साई संधि के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, भूल कर भी मत भूलना ये वर्साई संधि। क्या थी वर्साई संधि, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है पेरिस में एक सम्मेलन किया गया था 1919 में, आपको ध्यान रखना 1919 में एक सम्मेलन किया गया था पेरिस में। उसके दौरान ही क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस जो है उसका गठन हुआ था। और हारे हुए जितने भी देश थे, जैसे कि जर्मनी उनमें से एक था, पूरा विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका जिम्मा जो है जर्मनी पे थोप दिया गया, क्योंकि जर्मनी ने ही क्या किया था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। तो जर्मनी में पूरा जिम्मा थोप दिया गया कि जर्मनी ने क्या है जो ये प्रथम विश्व युद्ध है वो बेखाम में किया है और हमारा जो है धन खर्च करवाया, मित्र राष्ट्रों का ऐसा कहना था। तो हारे हुए जो देश थे उनके लिए जो संधि है वो की गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करवाने के लिए हारे हुए देशों के द्वारा संधि की गई थी। और उसमें से सबसे ज़्यादा जर्मनी प्रभावित हुआ है और उसके कारण जर्मनी को विमर गणराज्य भी कहा जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद जर्मनी को विमर गणराज्य कहा जाने लगा और नवंबर अपराधी कहा जाने लगा। नवंबर अपराधी इसलिए कहा जाने लगा, जर्मनी की खुद की जो जनता थी उन्हें लग रहा था कि जो जर्मनी है उसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी क्या अभी लड़ सकता था। तो एक गंदी निगाह से जो है जर्मनी को देखना स्टार्ट कर दिया गया था और उसे क्या है नवंबर के जो अपराधी वो कहना शुरू कर दिया गया था। अब जो जर्मनी का जो मित्र राष्ट्र के साथ संधि हुई थी उसका नाम था वर्साई संधि और ये हुई थी 28 जून 1990। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। और वर्साई संधि के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है जब भी वर्ल्ड वॉर से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो ये वर्साई संधि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो अब हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जर्मनी और इसी का कारण एक बना था हिटलर का उदय, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे। ये जो वर्साई संधि हुई थी इसमें ये 4 जो देश थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेसो, इटलियन प्रधानमंत्री ओरलैंडो, ये सारे शामिल हुए थे, आपको इनके नाम याद रखने। और वर्साई जो संधि थी उसके प्रावधान जो स्टार्टिंग के जो 26 प्रावधान हैं वो क्या है राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है यानी कि जो लीग ऑफ नेशंस है उसके संविधान मान लिया गया। यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्साई संधि का जो स्टार्टिंग के 26 धाराएं थी उन्हें क्या संविधान मान लिया गया लीग ऑफ नेशंस का, आपको ध्यान रखना है। अब जो इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान हुए हैं वो अब हम देखेंगे जर्मनी को लेकर। जो एल्सन लोरेन का जो क्षेत्र आपको पता होगा फ्रांस से छीन लिया गया था जर्मनी के द्वारा, तो वो जो क्षेत्र था फ्रांस को वापस देना पड़ा क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्र में आता है तो उसने ये मांग की। अब जो राइन लैंड है वो क्या है 15 वर्षों के लिए उसे क्या मित्र राष्ट्र को देना पड़ा। जर्मनी को राइन लैंड जो है अपना 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्र को देना पड़ा। और जो सार क्षेत्र जो जर्मनी का सार क्षेत्र है उसमें क्या है बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है वो लोहे के लिए, तो लोहा क्षेत्र कहा जाता है जर्मनी का, वो भी क्या है उसे फ्रांस को देना पड़ा। और वो क्या है 15 वर्षों के लिए दिया गया, यानी कि 15 वर्षों के बाद भी वो जो फ्रांस है कब वापस करेगा जब जनमत संग्रह होगा, ठीक है, सब राजी होंगे तभी वापस करेगा वरना नहीं करेगा।
जर्मनी के, और ये क्यों माना जर्मनी ने ये सारे प्रावधान क्यों माना है, क्योंकि ये कहा गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा अगर तुम ये चीज़ें नहीं मानोगे तो युद्ध के लिए दोबारा से तैयार हो जाओ। जर्मनी इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि अब वो युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए सारी चीज़ें माननी पड़ी, आत्मसमर्पण करना पड़ा जर्मनी को। जर्मनी के पूर्वी सीमा क्षेत्र, एक तरीके से जर्मनी को क्या पनिशमेंट दी गई थी इन सारी चीज़ों के द्वारा। जर्मनी के पूर्वी जो सीमा क्षेत्र है 25,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र था वो और उसकी जो 70 लाख जो आबादी जो जनसंख्या है उसका नुकसान जर्मनी को झेलना पड़ा, यानी कि वो गंवानी पड़ी जर्मनी को। इसके साथ साथ जो डोजिंग है, डोजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में जर्मनी को क्या है मान्यता प्रदान करनी पड़ी जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी का जो मेमेल बंदरगाह है वो जो लुथियानिया है उसको देना पड़ा जर्मनी को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जर्मनी की जो सेना है वो कितनी तय की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। जर्मनी की जो सेना है अधिकतम 1 लाख जो जर्मनी है वो अपनी सेना रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, सैनिक रख सकता है सेना के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, ये प्रावधान किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि दोबारा से दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके। नौसेना है वो भी सीमित कर दी गई, और जो पनडुब्बियां हैं उन्हें भी क्या है मित्र राष्ट्र को सौंप दिया गया जर्मनी के द्वारा, ऐसा कहा गया था। जर्मनी को क्या है 5 अरब डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अरब डॉलर प्रति वर्ष क्या है 1921 तक क्या है मित्र राष्ट्र को देना पड़ेगा, हर कर्जाने के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। हर साल 5 अरब डॉलर 1921 तक मित्र राष्ट्रों को जर्मनी को देना पड़ेगा। ये करना जर्मनी के लिए नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था, असंभव था। इसमें क्या यूएसए ने फ़ायदा उठाया, और यूएसए क्या कर रहा था जर्मनी को लोन के रूप में, ऋण के रूप में धन दे रहा था। पर जब यूएसए ने भी क्या है जब उसके वहाँ पर संकट आए तो यूएसए ने वो देना बंद कर दिया। उसके बाद यह जर्मनी का जो दशा है वो बहुत बेकार हो गई, और फिर जो हिटलर है उसका उदय हुआ। अब ये लास्ट जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। नील नहर जो है उसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय रूप से खोल दिया गया, यानी कि सभी जहाज़ों के लिए खोल दिया गया। तो ये हुआ था, ये सारे प्रावधान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्साई संधि के। जो अपने MCQs हैं वो लेकर आए हैं, उन MCQs को देखिए जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो अब और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी वहीं पर शेयर की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्ल्ड वॉर 2। तो आज हम करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है वर्ल्ड वॉर 2 है, इसे 2 नामों से जाना जाता था, यानी कि टोटल वॉर और ग्लोबल वॉर। ये टोटल वॉर और ग्लोबल वॉर क्यों कहा जाता है? टोटल वॉर मतलब कि पूरा का पूरा जो युद्ध है, इसका मतलब था कि आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। इससे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, उसमें जितने भी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में सारे के सारे क्या है वो लगी हुई थी, इसलिए उसे भी ग्लोबल वॉर कहा जाता था और इसे भी ग्लोबल वॉर कहा जाता है। पर यहाँ पर टोटल वॉर का मतलब यहाँ पर ये है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जो युद्ध है, जो वॉर है, उसमें क्या था जो सिविलियन है यानी कि जो नागरिक हैं उन पर भी क्या हमला किया जाता था। तो ऐसी चीज़ हुई वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इसलिए इसे टोटल वॉर कहा जाता है। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये कब से लेकर कब तक रहा था। ये 1 सितंबर से लेकर 1939 में शुरू हुआ था और उसके बाद 14 अगस्त 1945 में ख़त्म हो गया था, जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी। तो उसी के साथ समाप्त हो गया था ये। अब यहाँ पर जो अलाइंड और एक्सिस पावर है उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी थी। अलाइंड यानी कि मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कॉमन चेंज हुआ है, जो एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर 1 में वो क्या है इटली इसकी तरफ थी, यानी कि अलाइंड पावर में इटली था। पर यहाँ पर अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या है एक्सिस पावर में इटली शामिल हो चुका है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो अलाइंड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र है उसमें यूके हो गया, फ्रांस, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जिसका गठन हो चुका था रूसी क्रांति के बाद। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, वो भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है और फ्रांस की क्रांति भी पूरी कंप्लीट कर दी है।
और चाइना। ये आपको ये जो ये हैं, आपको ये नाम आपको ध्यान रखने, ये देश अलाइंड पावर में थे। बाकी भी आप याद कर सकते हैं, पर कॉमन आपके ये हैं, मेन यहाँ पर आपके यही हैं। और पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस, ये भी क्या अलाइंड पावर में शामिल थी। एक्सिस पावर में जर्मनी यानी कि नाजी जर्मनी, उस टाइम पर क्या हो गया था, हिटलर का उदय हो चुका था। तो हिटलर को क्या है, हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी कहा जाता था, इसलिए इसे जर्मनी को क्या कहा जाने लगा, क्योंकि हिटलर की पावर थी इसलिए इसे नाजी जर्मनी कहा जाने लगा। तो नाजी जर्मनी थी और इटली था और जापान था। हम देखेंगे किस तरीके से जो इटली है, इटली का मसोलिनी, और जो नाजी है, नाजी यानी कि नाजी जर्मनी है, यानी कि उसका जो हिटलर है, उसने किस तरीके से ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें अपना पूरा योगदान दिया कि दूसरा विश्व युद्ध थम ही नहीं सका, वो शुरू हो ही गया। तो हम देखेंगे, और जापान की भी भूमिका रही है इसमें बहुत ज़्यादा। पिछली बार भी अगर आपने ध्यान दिया हो वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उस टाइम पर भी जर्मनी ने ही वो स्टार्ट किया था, इसलिए जर्मनी को वार्सराय जो संधि है 1919 जो है वो थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो वर्ल्ड वॉर 1 आपको देखना पड़ेगा, उसमें अच्छे से आपको बताया गया है। तो इसी वजह से अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा जो है सख्ती कर दी गई जर्मनी के साथ। तो अब जर्मनी में क्या है, इसी का फ़ायदा उठाया किसने, हिटलर ने। और हिटलर ने क्या किया, जो जर्मनी है उसे अब अपने कंट्रोल में लाने के लिए, यानी कि हिटलर कहता था कि मैं जो है अपनी पावर दोबारा से लेकर रहूँगा अपने देश की। तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो अलग हो चुका था जर्मनी से, उसे भी अपने में ऐड कर लिया। तो जब हम जो नाजीवाद है जब वो पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से किया था उसने। तो वो आपका टॉपिक अलग है, और वर्ल्ड वॉर 1 में किस तरीके से योगदान रहा है इनका, ये आपका टॉपिक अलग है। अब एक बार हम जो मैप है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अलाइंड पावर कौन सी है और एक्सिस पावर कौन सी है। तो देखिए, अब हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में जो एक्सिस पावर कौन सी थी और अलाइंड पावर कौन सी थी। अब यहाँ पर एक्सिस पावर की बात की जाए तो वो रेड में शो किया गया और अलाइंड पावर येलो में है आपका। तो एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी, एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी। यहाँ पर देखिए रेड में जर्मनी शो किया गया है, ठीक है। और इटली था इसमें, यहाँ पर जो ये इटली है ये दिखाया गया है, ये वाला जो एरिया है इसका इटली का। इसके साथ साथ जो जापान है वो था इसमें। तो ये सारी की सारी, फिनलैंड भी इसी के अंदर आ जाता है इटली के, यहाँ पर जो जर्मनी है उसी के। तो ये सारी की सारी थी हमारी जो एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। अब जो अलाइंड पावर थी वो कौन कौन सी थी, अलाइंड पावर में जो यूनाइटेड जो स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं इसमें, ब्राज़ील आ गया इसमें, यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया, चाइना, ये सारी की सारी, यानी कि यूएसएसआर के अंदर जो भी था वो आ गया, क्योंकि यूएसएसआर स्टार्टिंग में तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था, एक्सिस पावर में था, पर बाद में वो क्या कर लेता है, अपना चेंज कर लेता है और वो अलाइंड पावर में चला जाता है। तो वो हम देखेंगे अच्छे से। तो ये था आपका कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके क्या कारण रहे हैं, क्या क्या कॉज रहे हैं जिसकी वजह से क्या है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो कई कारण रहे हैं। पहला, सैनिक ताकतों का उदय हुआ था जापान में, यानी कि जो सैनिक ताकतें हैं वो एक तरीके से क्या है जापान में उभरनी शुरू हो गई थी, उनका राइज होना स्टार्ट हो गया था जो सैनिक ताकतें होती हैं। तो इसकी वजह से जो जापान है उसने क्या किया था, कई जो अपना साम्राज्यवाद है उसका विस्तार करने के लिए भी जापान ने, जैसे कि जापान ने 1910 में जो कोरिया है उस पर कब्जा कर लिया था, जो मंचूरिया है उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से सैनिक ताकतों की वजह से क्या होता है, जो जापान है उसके अंदर एक तरीके से हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साम्राज्यवाद का विस्तार किया जा सके। अगला जो कारण रहा 1919 की वार्सराय संधि। आपको पता होगा ये जो 1919 की जो वार्सराय संधि है जर्मनी के साथ हुई थी और जर्मनी पे थोपी गई थी एक तरीके से, क्योंकि जर्मनी क्या वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था और उसका क्या भरपाई करने के लिए, यानी कि पूरा जो ब्लेम है किस पर डाल दिया गया, जर्मनी पर डाल दिया गया। अब उसे क्या है उसकी क्षति पूर्ति करनी थी, जर्मनी को भरपाई करनी थी। तो इसके लिए क्या किया, 1919 की जो वार्सराय संधि है उसके ऊपर लगा दी गई। और उसके बाद क्या, जर्मनी में जो हिटलर है उसका उदय होता है, यही मौका, क्योंकि जर्मनी की जो जनता है वो ये सोचती थी कि जर्मनी क्या है अभी क्या है वर्ल्ड वॉर 1 में अभी क्या है हार, अभी उसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए था, अभी वो क्या कर सकता था और भी ज़्यादा लड़ाई कर सकता था, तो हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी जर्मनी की जनता मानती थी। तो इसको लेकर जर्मनी की जो जनता है वो अपने जो शासक हैं उन्हें घृणा की नज़र से देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसी के बाद क्या हुआ, हिटलर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसके बाद क्या है हिटलर क्या चांसलर बन गया और धीरे धीरे वो क्या हो गया था, हिटलर ने सारी की सारी पावर अपने हाथों में ले ली और वार्सराय संधि के नाम पे धज्जियां उड़ा दी, यानी कि बिल्कुल जो वार्सराय संधि का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से वार्सराय जो संधि है उसे हिटलर ने क्या कर दिया था,
उसे मानने से इनकार कर दिया था और बिल्कुल उसके खिलाफ जो भी चीज़ें थी वो कर रहा था, वो हम देखेंगे। अब देखिए साम्राज्यवाद का जो विस्तार है वो भी हुआ था, जैसे कि मैंने बताया। जो जापान है उसका कहाँ पर हो गया था, कोरिया में हस्तक्षेप कर लिया था जापान ने, कोरिया को जीत लिया था, मंचूरिया को जीत लिया था। और अगर देखेंगे हम अभी थोड़ा आगे जाकर साम्राज्यवाद के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो जर्मनी है उसने उसने क्या करा था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था उसका मानना था कि जो ऑस्ट्रिया है वो वर्ल्ड वॉर 1 में हमसे अलग हो गया था, पर वो क्या है, हमारा ही हिस्सा है, इसलिए उसने क्या करा, उसे अपने में शामिल कर लिया। तो जब वह ऑस्ट्रिया हंगरी को शामिल करता है जर्मनी का हिटलर, तो उस टाइम पर जितने भी मित्र राष्ट्र होते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, वो सारे के सारे चुप रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक दो जो छोटे छोटे देश हैं उनकी वजह से हमें क्या दोबारा से जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वैसी सिचुएशन दोबारा से नहीं लेकर आनी है। तो इसलिए वो चुप रहते हैं। साम्राज्यवाद का जो विस्तार हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो साम्राज्यवाद का विस्तार होता तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भाषा है अपनी वो थोपी जा रही थी, उन पर संस्कृति उन जो थी साम्राज्यवाद जो कॉलोनीज बनाई जा रही थी उन पर थोपी जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की जो जनता है वो उनके बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। तो ये कारण हमारा पहला जो वर्ल्ड वॉर था उसमें भी रहा था। अब देखिए जो राष्ट्रवादी भावना है उसका भी उदय होना स्टार्ट हो चुका था, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो। मुसोलिनी थे इटली के, उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया था। तो इटली हो चाहे वो, ठीक है, इसलिए राष्ट्रवादी जो भावना है वो भी पनपी थी। तो यहाँ पर और इसको लेकर जैसे पहले सोचा गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, जब राष्ट्रवादी जो भावना है उसका उदय हुआ था, तो वही चीज़ अब सोची जा रही थी कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हो रही थी जनता के अंदर, तो ये माना जा रहा था कि ये केवल और केवल एक युद्ध के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो राष्ट्र है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा था अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को साबित करने का तरीका केवल और केवल युद्ध। अब यहाँ पर देखिए लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था वो क्या हो गया, वो विफल हो गया, यानी कि वो फेल हो चुका था। हमें पता होगा, आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, यूएनओ उसका उत्तराधिकारी हुआ था, जिसे अभी यूएन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, पहले इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, अब संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका उत्तराधिकारी था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ का गठन किया गया था, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। तो उसके बारे में मैंने जो जीके का एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था पूरी अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए जो लीग ऑफ नेशंस यानी कि एक क्या है, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सबके ऊपर कंट्रोल रखे। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद ऐसी संस्था का गठन किया गया जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था। और ऐसा माना जा रहा था लीग ऑफ नेशंस क्या दोबारा से विश्व युद्ध होने नहीं देगी, पर क्या हुआ, उल्टा हुआ। क्यों? क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस है वो अपने आप में फेल हो गया, उसकी जो बातें वो कोई नहीं मान रहा था। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे मंचूरिया का देखिए तो मंचूरिया यानी कि चाइना के अंदर एक जो क्षेत्र था मंचूरिया, उस पर जापान ने कब्जा कर लिया 1931 में। तो जापान को जब फटकार लगाई गई लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, तो जापान ने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस को ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से अब देखिए जो इथोपिया है उस पर क्या किया, इटली के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो इसको भी रोका, तो इसने भी क्या किया, लीग ऑफ नेशंस की बात नहीं सुनी। अब 1936 में जो जर्मनी है वो क्या करता है, जो राइनलैंड का जो क्षेत्र था, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो राइनलैंड का जो क्षेत्र था उस पर क्या कर लेता है, दोबारा से कब्जा कर लेता है। तो इसने भी क्या है, लीग ऑफ नेशंस की बात नहीं मानी जर्मनी ने भी। तो इस तरीके से दिखाई दिया कि लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल हो चुका था। अब जो राइनलैंड है वो कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो जर्मनी है और यहाँ पर ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच में जो ये शेडिड एरिया है ये राइनलैंड था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो राइनलैंड ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये राइनलैंड था। और यहाँ पर क्या, ये जो राइनलैंड था 1991 में जो वार्साई जो संधि हुई थी उसके तहत जर्मनी को क्या करना पड़ा था, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसको देना पड़ा था, फ्रांस को देना पड़ा था। पर अब क्या किया जर्मनी की जो हिटलर था उसने क्या किया, 1919 की जो संधि थी उसे बिल्कुल इग्नोर किया। और उसके बाद क्या किया, इसने इसे इग्नोर किया और उसके बाद क्या किया, जो शेडिड एरिया है राइनलैंड जो है उसे क्या किया, उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। और अब क्या कर सकता था जर्मनी, जो बीच में जो राइनलैंड आ रहा था इसकी वजह से जर्मनी डायरेक्ट जो अटैक है वो इसके ऊपर नहीं कर सकता था। पर अब जर्मनी ने क्या किया,
जर्मनी ने जब ये राइनलैंड वाला जो एरिया है इस पर अपना कब्जा कर लिया, तो अब क्या कर सकता था, ये डायरेक्ट अटैक क्या है फ्रांस के ऊपर कर सकता था, जैसे कि उसने पहले भी किया था। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसकी शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे किस तरीके से जर्मनी है उसमें जो हिटलर का उदय होता है उसकी वजह से क्या हुआ था, कि जो हिटलर के उदय की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, क्योंकि हिटलर का मानना था कि मैं क्या हूँ, अपने इस देश को दोबारा से क्या है अपन मतलब कि पूरी पावर तो हिटलर ने पा ली थी, और उसके बाद हिटलर का मानना था साम्राज्यवाद करना उसका मेन उद्देश्य रहा था। एक तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी को जीत लिया था। तो जो हिटलर है 1933 में चांसलर बना था। आपको ध्यान रखना, चांसलर कब बना था, हिटलर 1933 में बना था। उसके बाद उसने सैनिक ताकतों का विस्तार किया और उसी के तहत क्या 1999 की जो यानी कि 1919 की जो वार्साई संधि थी उसे बिल्कुल ही तोड़ के गिर दिया, धज्जियां उड़ा दी वार्साई संधि की। अब यहाँ पर देखिए इसी का एक रहा है, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने, और उसी के बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगला जो है जापान के बारे में देख लेते हैं कि जापान ने किस तरीके से क्या है कोरिया पर कब्जा कर लिया। जो जापान का कोरिया पर जो कब्जा किया गया था 1910 में, और मंचूरिया चाइना का जो मंचूरिया क्षेत्र है उस पर 1931 पर कब्जा कर लिया गया था, और कोरिया पूर्वी कोरिया और पश्चिमी कोरिया में विभाजित हो गया था। तो ये 2 कारण रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, कि जो ये भी कारण रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। इसके साथ साथ जो दक्षिण में जो चाइना है वहाँ तक विस्तार कर लिया था जापान ने। तो ये कुछ कारण रहे थे। इसके साथ साथ कुछ समझौते और संधियाँ की गई थी, जैसे कि पहले भी की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के तहत। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की संधियाँ ही थी। तो आप एक तरीके से देखेंगे कुछ जो कारण है वो वैसे ही रहे थे, पर जर्मनी का उदय हो चुका था, उससे बहुत इफेक्ट पड़ा था। पर उस टाइम पर जर्मनी में हिटलर का उदय हो चुका था, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 होने में। अब यहाँ पर जो संधियाँ और समझौते थे उसमें 1936 की जो जर्मनी और जापान के बीच में क्या हुई थी, एक संधि हो चुकी थी, एक समझौता हो चुका था इन दोनों के बीच में। तो ये रहा जिसकी वजह से जर्मनी और जापान क्या है आपस में साथ देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसके बाद क्या है जो पोलैंड 1939, क्योंकि पोलैंड का मानना था कि अगर जर्मनी उस पर आक्रमण कर देगा तो पोलैंड का क्या है वो तो फिर दोबारा से गुलाम हो जाएगा। तो अब पोलैंड का साथ देने के लिए यूके और जो फ्रांस है वो सामने आए थे। आपको ध्यान रखना है 1939 में वो साथ में आ गए, पोलैंड यूके और फ्रांस, ये 3 बन गए थे। 1939 में इन्होंने समझौता कर लिया था और इनका मानना था कि अगर पोलैंड पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो यूके और जो फ्रांस है वो इसका साथ देंगे। इसी की वजह से क्या हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो यूके और फ्रांस ने क्या युद्ध की घोषणा कर दी थी, और वही घटना मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ की। अब यहाँ पर देखिए एक और संधि हुई थी 1939 की, कि इसमें क्या होता है जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में एक संधि की गई थी और इनके द्वारा 2 चीज़ें तय की गई थी। पहला, ये एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा, पोलैंड जो है उस पर आक्रमण किया जाएगा, ऐसा मानना था, ऐसा तय किया गया था जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में, वो भी गुपचुप बातचीत के द्वारा। पर सबके सामने विश्व में क्या कहा जा रहा था कि ये जो संधि की गई है 1939 की, इसमें केवल और केवल एक उद्देश्य है, एक दूसरे पर अगर हमला होता है तो एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो ये जो संधि थी जर्मनी ने, आगे चलकर हम देखेंगे, अभी थोड़े टाइम के बाद देखेंगे किस तरीके से जर्मनी ने ये जो संधि थी उसकी भी धज्जियां उड़ा दी थी जर्मनी के हिटलर ने। यानी कि जर्मनी का जो हिटलर था उसने यूएसएसआर पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, तो धज्जियां तोड़ी गई थी। यानी जर्मनी का जो हिटलर था उसका केवल उद्देश्य था जो साम्राज्यवाद उसका विस्तार करना और पूरे यूरोप में उसकी पावर होनी। तो ये उसका उद्देश्य था, अपने पावर का विस्तार करना चाहता था वो। अब देखेंगे हम कई जो चरण हैं, यानी कि जो 4 चरण हैं उनमें हम जो द्वितीय विश्व युद्ध उसे कंप्लीट करेंगे अपना। पहले चरण की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 में जो हिटलर है उसके द्वारा क्या किया गया, यानी कि जर्मनी का जो हिटलर है उसके द्वारा जो पोलैंड है उस पर क्या आक्रमण कर दिया गया, जिस मैंने आपको बताया था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पोलैंड के साथ किसकी संधि हुई थी, किसका जो समझौता हुआ था, तो पोलैंड के साथ हुआ था यूके और फ्रांस का 1939 में समझौता हुआ था। तो इसी के तहत क्या जब पोलैंड पर आक्रमण किया गया जर्मनी के द्वारा, क्योंकि अभी तक जर्मनी जो भी कर रहा था उसकी मनमानियों को सहा जा रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो जर्मनी है वो जिस पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है तो उसको लेकर क्या है दोबारा से हम विश्व युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ऐसी शांति वाली जो बातें वो की जा रही थी विश्व में। पर जब पोलैंड पर आक्रमण होता है
तो जो यूके और फ्रांस है वो चुप नहीं बैठता, आपको ध्यान रखना है। और जो पोलैंड है उसे यूएसएसआर और जर्मनी ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और जो जर्मनी है उन दोनों के बीच में संधि हुई थी कि हम क्या करेंगे, पोलैंड पर आक्रमण करेंगे। जो जर्मनी और यूएसएसआर है उसके बीच में पोलैंड था, तो ये फैसला किया गया था इस पर आक्रमण किया जाएगा और पोलैंड को आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, यूएसएसआर और जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड को पूर्वी पोलैंड और पश्चिमी पोलैंड में बांट दिया गया, विभाजन कर दिया गया। उसके बाद जो समझौता हुआ था 1939 का यूके और फ्रांस का, जो भी हमने ऊपर देखा था, उसके तहत क्या हुआ, जो यूके और फ्रांस है, जैसे उसने कहा था कि अगर पोलैंड पर आक्रमण होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, वही चीज़ हुई 3 सितंबर को। अब क्या किया, यूके और फ्रांस ने घोषणा कर दी कि हम क्या है, हम युद्ध करेंगे जर्मनी से। युद्ध, जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने की जो घोषणा इन दोनों ने कर दी। तो ऐसे शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब जो यूएसएसआर और जर्मनी है, हम देखेंगे स्टार्टिंग में इन दोनों की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि यूएसएसआर जर्मनी जो है वो क्या कर रहे थे, अधिक से अधिक जितने भी आसपास के जो बाल्कन क्षेत्र हो गए, बाल्कन राज्य हो गए, उन पर कब्जा कर रहे थे। आसपास के जो भी यूरोप में देश थे उन पर कब्जा करते हुए चल रहे थे। तो यूएसएसआर ने किन पर किया और जर्मनी ने किन पर करा, तो देखते हैं। यूएसएसआर ने जो एस्टोनिया है, लाटविया है, लुथानिया है और जो फिनलैंड है, इन सब पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, अप्रैल से लेकर मई 1940 यानी कि 1 महीने के अंदर ही जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, लैक्सेमबर्ग हो गया, हॉलैंड, बेल्जियम, इन सब पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो बेल्जियम तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में था, अब उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो अब तो फ्रांस को बड़ा खतरा लग रहा था उस टाइम पर कि अब जर्मनी कभी भी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो ये खतरा रह रहा था। तो इसलिए फ्रांस को वैसे भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, युद्ध लड़ रहा था, उसने घोषणा कर दी थी। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अब जो मैप उसमें हम देखेंगे कि पहले जो मैंने मैप दिखाया था और अब बाद में जो मैप होगा, पहले बहुत ही कम एरिया में क्या था, जो एक्सिस पावर थी बहुत ही कम एरिया में था। अब जो है उसका एरिया इतना बड़ा हो गया था कि हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी है उसका 1941 में इंग्लैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितना भी यूरोप में जितना भी क्षेत्र था, या तो जर्मनी के अधीन था, ठीक है, या उसकी ओर झुका हुआ था। ठीक है, ये कह सकते हैं। और जर्मनी ने 14 जून 1940 को जर्मनी ने पेरिस पर भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो यहाँ तक जर्मनी की पहुँच हो चुकी थी। तो मैप से समझते हैं अब हम। तो अब आप देख सकते हैं कि यूरोप में जो ये 1942 वाला जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद जर्मनी का, पहले अगर हमने मैप देखा था उसमें बिल्कुल ही कम एरिया जर्मनी का था। अब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, यूएसएसआर इसके साथ था, ठीक है, और इसके साथ साथ जो इटली है वो इसके साथ था, यहाँ तक कि फ्रांस का जो एरिया है वो भी जर्मनी ने ले लिया था। तो नॉर्थ वे हो गया, फाइनलैंड हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो क्षेत्र थे वो जर्मनी के अधीन हो चुके थे। तो ये मैप था, जब हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैप बन चुका था। अब हम देखेंगे जो द्वितीय चरण रहा है, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो द्वितीय चरण रहा है वो अब हम देखेंगे। द्वितीय चरण रहा, उसमें क्या हुआ कि जो रूस है यानी कि यूएसएसआर के अंदर जो रूस था, अब जर्मनी को लगा कि रूस के साथ, यूएसएसआर के साथ उसका गठबंधन तो हो चुका है, यानी कि अब उन्होंने मिलकर काफ़ी सारा जो एरिया है उसे कवर कर लिया, उसे जीत लिया है। अब जर्मनी को लगा कभी यूएसएसआर उस पर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, तो इसलिए जर्मनी के हिटलर ने सोचा कि पहले ही यूएसएसआर के आक्रमण करने से पहले जर्मनी क्या कर दे, इस पर अटैक कर दे। तो वही काम किया उसने। क्या किया, रूस के साथ जो युद्ध है, युद्ध करने के लिए ऑपरेशन बाकरोसा, आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा ये रहा है ऑपरेशन बाकरोसा। इसमें जो है एरोप्लेन के द्वारा जो हमले हैं वो किए गए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी। तो इसे जो रूस के खिलाफ जो युद्ध किया गया था जर्मनी के द्वारा, उसे ऑपरेशन बाकरोसा जो है उसके द्वारा कायम किया गया। ठीक है, जो हिटलर है उसने क्या किया, हिटलर की पहले ही जो पूर्व की और जो विस्तार नीति थी वो आरंभ हो चुकी थी, और उसी के तहत हिटलर ने जो यूक्रेन है यानी कि यूएसएसआर ने जितने भी जो जीते थे एरिया उन सब पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, यूएसएसआर की तरफ हमला करना स्टार्ट किया। तो यूक्रेन जीत लिया हिटलर ने, एस्टोनिया, लाटविया और लुथेनिया, फिनलैंड, पूर्वी पोलैंड, जो पूर्वी पोलैंड किसके साइड था, यूएसएसआर के पास था, उसे जीतते हुए आगे बढ़ता हुआ चला। पर हिटलर की जो सेना थी वो किस वजह से हार गई, क्योंकि वहाँ पर जो ठंडा मौसम, जो यूएसएसआर में ऐसा ठंडा मौसम होता है कि किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है इस ठंडे मौसम की वजह से। तो ठंडे मौसम जैसे ही आया तो जो यूएसएसआर
तो जो हिटलर की जो सेना है वो क्या है, वो हारती हुई चली गई और साथ साथ जो सोवियत विद्रोह भी हो रहा था, यानी कि सोवियत सेना भी जो सोवियत सेना है वो जर्मनी की सेना को रोक रही थी। इन दो वजह से क्या है, जो हिटलर की सेना है वो वहाँ पर क्या है, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। तो इसी के बाद जब यूएसएसआर को दिखा ये तो मेरे भी खिलाफ हो चुका है, तो जैसे यूएसएसआर ने क्या किया, एक जो संधि, एक जो समझौता है वो कर लिया जून 1941 में, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और वो क्या है, ब्रिटेन की जो यानी कि अलाइन जो पावर्स है उसमें जाकर मिल गया, मित्र राष्ट्रों में जाकर मिल गया। तो इस तरीके से यूएसएसआर जो है कब मिला, 1941 के जून में मिला, ये आपको ध्यान रखना। अब जो तीसरा चरण है वो स्टार्ट होता है, तो देखते हैं तीसरा चरण जैसे स्टार्ट होता है, यानी कि हम वैसे पढ़ने के लिए हमने ये चरण बांट दिए हैं जिससे याद रहेगा आपको। तो तीसरा जो चरण है उसमें जो जापान है उसके बारे में देखेंगे। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को क्या किया, उसने अमेरिका के ऊपर जो हवाई द्वीप है अमेरिका का, उसके ऊपर क्या कर दिया, उसने हवाई द्वीप का जो पर्ल हार्बर का जो बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है, इसी के बाद जो अमेरिका है वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई जो द्वीप का जो पर्ल हार्बर बंदरगाह है यूएसए का, अमेरिका का, उसके ऊपर हमला कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका है वो क्या हो गया था, उसने डायरेक्ट क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया वो। तो किस तरीके से हुआ ये आपको ध्यान रखना। अब की बार ये क्वेश्चन भी आया था, और कब हुआ था शामिल ये भी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था अब की बार जो मेल का एग्जाम हुआ था। अब देखिए अगले ही दिन जो यूएसए है उसने क्या किया, जापान के विरुद्ध क्या कर दिया था, युद्ध शुरू कर दिया। और वहीं से जो रूस है, क्योंकि रूस यानी कि यूएसएसआर जो है उसने भी क्या किया, यूएसएसआर के अंदर जो रूस वाला जो क्षेत्र है, तो रूस ने क्या किया, दोबारा से अभियान शुरू कर दिया। और अब जो ये अभियान था ये अलाइंड पावर्स के साथ मिलकर एक्सिस जो पावर थी उसके विरुद्ध है, यानी कि ध्रुवी राष्ट्र के खिलाफ ये जो अभियान था वो शुरू कर दिया था। अब उसका मकसद क्या था, जर्मनी को हराना। तो फिर क्या हुआ, इसी के तहत जो नाजी फौज है अब जो पलटा है वो पलट गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जो था बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो जर्मनी है वो जीतता हुआ जा रहा था, अब जो जर्मनी है वो हारता हुआ नजर आएगा आपको। अब जो नाजी फौज है, यानी कि जो हिटलर की नाजी फौज है, हिटलर की जो नाजी फौज है, अब वो क्या हो गई थी, उसने आत्मसमर्पण करना पड़ा उसे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि जो रूस है उसकी जीत का जो श्रेय है एक तरीके से किसको दिया जा सकता है, या फिर रूस जो है उसमें किसको जो है किसकी वजह से जो रूस है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जीता था, तो वो था स्टालिन गार्ड। आपको ध्यान रखना, स्टालिन गार्ड। अब जो चौथा चरण है उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो मित्र राष्ट्र है उसने जो इटली है उस पर 1943 में जो इटली का जो सिसिली वाला जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जो राजा मुसोलिनी है, यानी कि इटली में जो राजा मुसोलिनी था उसे बंदी बना लिया था। तो यहाँ पर जो नाजीवाद और फांसीवाद है वो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 से भी जुड़ा हुआ है। तो जब उस टॉपिक को पढ़ा जाएगा तब आपको अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। पर अभी आपको ध्यान रखना है, इटली में जो मुसोलिनी था उसका शासन रहा था, तो उसे क्या कर लिया था, उसे बंदी बना लिया था। और इटली को मित्र राष्ट्र ने क्या किया, जर्मनी के जो अधीन इटली हो चुका था, यानी कि बिल्कुल खिलाफ, यानी कि जर्मनी के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जो इटली है वो लगा हुआ था मित्र राष्ट्रों को हराने पर। जब मित्र राष्ट्र ने इटली पर कब्जा कर लिया और उसके बाद पूरा का पूरा जो इटली है उसे जीतने के लिए, पहले तो 1943 में केवल सिसिली वाला जो क्षेत्र है इटली का वही जीता था, उसी पर कब्जा किया था। पर धीरे धीरे मित्र राष्ट्र ने जो जर्मनी है उसके अधीन जितना भी इटली का क्षेत्र था उस पूरे को जीत लिया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है रूस का स्टालिन गार्ड, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, जो रूसी सेना है उसने क्या किया, जो बर्लिन है, बर्लिन यानी कि जर्मनी का जो क्षेत्र है उसमें एक बर्लिन है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि 2 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद क्या है, ये जो बर्लिन, वहाँ पर 2 टुकड़े करने के बाद एक बर्लिन की दीवार बनाई गई, यानी कि बर्लिन का पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसे अलग करने के लिए बर्लिन की दीवार बनी थी। उसी के बाद क्या हुआ था, ये जो प्रतीक के रूप में रही थी ये बर्लिन की दीवार, जो क्या है, ये जो शीत युद्ध का आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका प्रतीक बनकर रही थी बर्लिन की दीवार। जैसे ये टूट गई वैसे ही क्या हुआ था, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, आपको ध्यान रखना है। तो रूसी सेना ने बर्लिन की दीवार कब बनाई, 2 मई 1945 में बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी में हिटलर का जो उत्तराधिकारी एडमिरल
कार्ल डोइनिट्ज था, उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने 7 मई को। और उसके बाद क्या हुआ, 28 अप्रैल 1945 में जो जर्मनी का में जो मोसोलिनी है वो क्या है स्विट्जरलैंड से भाग रहा था और वहीं पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, मोसोलिनी की हत्या कब हुई थी, यानी कि इटली कब पूरी तरीके से हार गया था। और जो जर्मनी है, जर्मनी की कब हुई थी, यानी कि 30 अप्रैल 1945 में जो हिटलर है, हिटलर की मृत्यु हुई थी, यानी कि अपने आप आत्महत्या कर ली थी हिटलर ने। जब हिटलर को दिखा कि जर्मनी अब पूरी तरीके से हार चुका है, हिटलर पूरी तरीके से हार चुका है, तो हिटलर जो था वो बर्लिन की जो चांसलरी थी उसके बंकर में जाकर सोवियत जो सेना है चारों तरफ से हिटलर को घेरे हुई थी। वहीं पर हिटलर है उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, आत्महत्या कर ली। इसकी पत्नी का नाम था इरवा बोर्न, इसकी पत्नी का नाम था, आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ने 30 अप्रैल 1945 में हत्या कर ली थी, यानी खुद नहीं मरा, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेकर मरा था। अब ध्यान रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो एंड है वो किस तरीके से होता है। जब जापान का जो 2 शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर बमबारी की जाती है। हिरोशिमा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था, आपको ध्यान रखना है, और नागासाकी को फैट मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो लिटिल बॉय है उसके ऊपर कब जो बमबारी है वो हुई है, या फिर ये पूछा जा सकता है ये किसका नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 पर अमेरिका के द्वारा बमबारी की गई और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर क्या बमबारी की गई थी। और इसी के साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त होता है और जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जब जापान के इन 2 शहरों पर आक्रमण किया जाता है, बमबारी की जाती है, तो जापान क्या है आत्मसमर्पण कर देता है 15 अगस्त को। अब देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके परिणाम क्या क्या रहे थे। उसमें सबसे पहला है यूरोप की शक्ति का पतन, यानी कि यूरोप में जो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे के सारे क्या थे, शक्ति बनकर बैठे हुए थे। तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में, एक तो पहले विश्व युद्ध के बाद इनकी शक्तियाँ कम हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये शामिल हुए तो उसके बाद, क्योंकि विश्व युद्ध जब होता है या फिर युद्ध होता है उसमें केवल जो राष्ट्र है वही नहीं पिसता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। वही चीज़ हुई और यूरोप की शक्तियां हैं उनका पतन हो गया। और उसके बाद क्या है, जो यूएसए है वो उभर कर आया और यूएसएसआर उभर कर आया। उसके बाद क्या हुआ था, शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूरोपीय राजनीति जो मानचित्र वो बिल्कुल ही बदल गया। यूरोप का जो मानचित्र, जो मैप था, बिल्कुल बदल गया, जैसे कि हमने देखा भी था। अब देखिए जो 2 महाशक्तियां हैं उनका जो उदय है वो यूएसए और यूएसएसआर के तौर पर हुआ था। तो देखिए जो यूएसए है उसमें पूंजीवादी जो विचारधारा थी, यूएसए उसका समर्थन करता था, और यूएसएसआर क्या है, समाजवाद जो विचारधारा थी उसका समर्थन करता था। क्योंकि हमने देखा 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद समाजवाद का उदय हो गया था यूएसएसआर में। तो इसकी वजह से यूएसए चाहता था कि जो पूंजीवाद है वो पूरा जो विश्व वो पूंजीवादी विचारधारा को अपना ले, और यूएसएसआर चाहता था कि समाजवादी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आज हम करेंगे DSSB के VS और NVS के TCT सोशल साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसका हमने वर्ल्ड वॉर 1 जो है अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कि हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर जाइए और जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप रेगुलरली देखिए, जिससे आपकी मदद होगी। जो भी अगर टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो टॉपिक कवर करें, और अगर टॉपिक कवर हो चुका है तो हमने MCQs भी जो हैं अपने लेकर आए हैं। जो अपने MCQs हैं वो लेकर आए हैं, उन MCQs को देखिए जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो अब इस और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी वहीं पर शेयर की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्ल्ड वॉर 2। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है इसे टोटल वॉर कहा जाता था और ग्लोबल वॉर ये है। तो आज हम करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है वर्ल्ड वॉर 2 है, इसे 2 नामों से जाना जाता था, यानी कि टोटल वॉर। और भारत है उसने एक अलग जो राह है, एक अलग जो रास्ता है वो सजेस्ट किया, वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिससे क्या है नाम भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है नाम, ठीक है,
नाम से भी जाना जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन उसकी शुरुआत की भारत ने, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने अलग रहते हुए एक स्वतंत्र नीति का पालन करना। तो ये अगर डिटेल में देखना है आपको तो मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की चैप्टर 1 करवाया है उसमें बिल्कुल अलग से डिटेल में है, आपके शॉर्ट नोट्स हैं और उसके साथ साथ MCQs कवर करवाए गए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, आपकी हेल्प होगी शायद उससे। अब यहाँ पर देखिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई, 1961 में हुई, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलकड़ में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और जो जीके का जो पोर्शन, एक जो टॉपिक है मैंने कवर करवाया है उसमें मैंने इसको शामिल किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अब देखिए एक दो चीज़ें और हुई थी वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना हुई, यानी कि लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ निकल के आया। कब हुई इसकी स्थापना, 1945 में हुई, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, और ये क्या है अभी तक बिल्कुल बेस्ट रहा है, सफल रहा है, क्योंकि इसके बाद अभी तक ऐसा कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ है। आप देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध का। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके दौरान क्या है, जो ब्रिटेन जो था, क्योंकि यूरोप की शक्ति था पहले वो, अब ब्रिटेन क्या है वो हार चुका था और बहुत दिक्कतों का सामना होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद तो ब्रिटेन की जो शक्तियाँ वो कम पड़ गई थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और भी तेज गति से बढ़ा दिया, ठीक है। ये हुआ जिसकी वजह से 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। अब देखिए जो जापान है, जापानी सेना ने क्या किया, हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि जापानी जो सेना है वो ब्रिटेन के विरुद्ध होगी, तो जापानी सेना ने हमारा सपोर्ट किया। और जो सुभाष चंद्र बोस है उसने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया था इसके दौरान। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका एक UNO का टॉपिक होगा, वो करवाऊंगी मैं, और क्योंकि UNO जो है इसी के बाद स्टार्ट हुआ है तो वो इसी के साथ जुड़कर अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।